शिवसेना राज्यसभा सांसद संजय राउत के घर पर ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने छापा मारा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जांच में सहयोग नहीं करने के चलते ईडी टीम संजय राउत के घर पहुंच गई है। जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक पात्रा चौल जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय का सहयोग नहीं करने के चलते ईडी राज्यसभा सांसद के घर पहुंची है और संजय राउत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि वो इसे राजनीति बता रहे हैं, कह रहे हैं मैं झुकूंगा नहीं। इस सब के बावजूद उनकी परेशानियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। शिवसेना नेता के घर ईडी की टीम पहुंचने पर बीजेपी नेता राम कदम ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कोई नेता है इसलिए उसकी जांच नहीं होगी, ऐसा नहीं हो सकता है। अखबार सामना चला रहे हैं लेकिन जांच का सामना नहीं कर पा रहे हैं। देश में कोई भी हो जिसने गलत काम किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इससे पहले 27 जुलाई को ईडी ने मामले में राउत को समन भेजकर पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा था, लेकिन तब भी राउत पेश नहीं हुए थे और उन्होंने पेशी से छूट मांगी थी, लेकिन तब ईडी ने इसे स्वीकार नहीं किया था। इससे पहले 20 जुलाई को उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन दिल्ली में चल रहे संसद के मॉनसून सत्र का हवाला देकर वो ईडी के अधिकारियों के समक्ष मौजूद नहीं हुए थे। पिछले हफ्ते राउत के वकील ने ईडी अधिकारियों से गुहार लगाई थी कि उनके मुवक्किल को अगस्त के पहले हफ्ते में समन जारी किया जाए, लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसी ने उन्हें केवल 1 हफ्ते की मोहलत दी थी। इस बीच संजय राउत ने ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है, मेरा किसी घोटाले से कोई लेना देना नहीं है। ये मैं शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे की शपथ लेकर कह रहा हूं। बाला साहब ने हमें लड़ना सिखाया है, मैं शिवसेना के लिए लड़ना जारी रखूंगा। उन्होंने ईडी की कार्रवाई को झूठी कार्रवाई बताया है, कहा झूठे सबूत हैं, मैं शिवसेना नहीं छोड़ूंगा, मैं मर भी जाऊं तो समर्पण नहीं करूंगा। इस पूरे मामले की शुरुआत साल 2007 में हुई थी, जब आशीष कंस्ट्रक्शन जो एचडीआईएल की सिस्टर कंपनी है उसे पात्रा चौल को डेवलप करने का काम दिया गया था। कंपनी को वहां रहने वाले लोगों को 672 फ्लैट बनाकर देने थे और करीब 3000 फ्लैट माडा को देने थे। ये पूरी जमीन 47 एकड़ की थी। आरोप है कि आशीष कंस्ट्रक्शन ने वहां किसी भी तरह का विकास नहीं किया और ना ही माडा को फ्लैट दिया गया, बल्कि वो पूरी जमीन और एफएसआई 8 बिल्डर को 1034 करोड़ रुपए में बेच दी गई। इस मामले में ईडी ने संजय राउत के करीबी प्रवीण राउत को गिरफ्तार किया, जिसके बाद संजय राउत का नाम भी इस मामले में सामने आ गया। आरोपों के मुताबिक कंपनी ने फ्लैट नहीं बनाया। इसी मामले में ईडी ने प्रवीण राउत और उसके साथी सुजीत पाटकर पर केस दर्ज किया। प्रवीण राउत गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी के पूर्व निदेशक हैं। माना जाता है कि प्रवीण राउत संजय राउत के दोस्त हैं। आरोप है कि प्रवीण की पत्नी के खाते से संजय राउत की पत्नी के खाते में पैसे ट्रांसफर हुए हैं। वहीं सुजीत पाटकर और संजय राउत की बेटी एक ट्रेडिंग फर्म में साझेदार हैं। इसके अलावा पाटकर की पत्नी और संजय राउत की पत्नी पर साझा जमीन खरीदने का भी आरोप है। यह मामला मुंबई के गोरेगांव इलाके में पात्रा चौल से जुड़ा हुआ है। यह महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का भूखंड है। इसमें करीब 1034 करोड़ का घोटाला होने का आरोप है। इस केस में संजय राउत की 9 करोड़ रुपए और राउत की पत्नी वर्षा की 2 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हो चुकी है। आरोप है कि रियल एस्टेट कारोबारी प्रवीण राउत ने पात्रा चौल में रह रहे लोगों से धोखा किया है। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को इस भूखंड पर 3000 फ्लैट बनाने का काम मिला था। इनमें से 672 फ्लैट पहले से यहां रहने वालों को देने थे, शेष एमएचएडीए और उक्त कंपनी को दिए जाने थे। लेकिन वर्ष 2011 में इस विशाल भूखंड के कुछ हिस्सों को दूसरे बिल्डर्स को बेच दिया गया था। ये पूरी कहानी किसी फिल्मी कहानी की तरह दिखाई देती है। आपने कई फिल्मों की कहानियों में देखा होगा, चौल की जमीन को ले लिया जाता है और कहा जाता है कि यहाँ पर बड़े मकान, पक्के मकान बनाकर सब लोगों को फ्लैट दिए जाएंगे। कुछ उसी तरह की कहानी फिलहाल इसकी दिखाई पड़ती है। हालांकि यहाँ पर 2 पहलू देखने को मिल रहे हैं। प्रशासनिक संस्था, शासकीय संस्था ईडी अपना काम कर रही है। ईडी इस तरह के किसी भी घोटाले की जांच करती है, वो देखती है बड़े लेन देन कहां पर हुए हैं और बड़े ट्रांजैक्शन में संजय राउत के साथ साथ में उनकी पत्नी की वजह से वो फंसे हैं और ये कहा जा रहा है कि उनके करीबी की पत्नी के अकाउंट से संजय राउत की पत्नी के अकाउंट में पैसा आया है। इसकी जांच पड़ताल चल रही है। क्या इससे जुड़े कुछ दस्तावेज मिलते हैं, इससे जुड़े कुछ और लेन देन या फिर कुछ कनेक्शंस को भी ढूंढने की कोशिश की जाएगी। ईडी का अपना काम करने का तरीका है।
एक बात बहुत साफ है, ईडी को लेकर चाहे जितनी भी बातें कही जाएं, कहीं ना कहीं नेताओं या राजनीतिज्ञों के ऐसे कई मामले सामने आते हैं जब उनकी संपत्तियां अचानक से मंत्री बनने के बाद, पद पाने के बाद बढ़ जाती है। ये लेन देन कहां से होता है, इतनी इनकम कहां से होती है, और अगर कानूनी तौर पर देखा जाए तो ज़्यादातर नेताओं के कोई और बिजनेस नहीं होते, वो फुल टाइम राजनीति में होते हैं, तो फिर उनकी संपत्तियां कैसे बढ़ती हैं, और संपत्तियां क्या अपने रिश्तेदारों के नाम पर या अपने घर के अन्य सदस्यों के नाम पर बनाई जाती हैं, ये भी जांच का हमेशा विषय बना रहता है। बहुत बार सवाल आता है कि ईडी की वजह से राजनीति की जा रही है, ईडी की वजह से राजनीति, लेकिन ये भी बात सही है कि दूसरी तरफ ये एक कमजोर नब्ज है जो तमाम राजनीतिक दलों में देखने को मिलती है। महाराष्ट्र हो, बंगाल हो, या फिर देश का कोई भी हिस्सा हो, चाहे सोनिया गांधी, राहुल गांधी जैसे बड़े नाम भी राजनीति के इसमें क्यों ना आ रहे हों, ईडी की जांच इन सब पर चल रही है। इसकी वजह क्या है? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे लेन देन होते हैं जिसकी वजह से ईडी को कार्रवाई करने का मौका मिलता है। बहरहाल संजय राउत इसे राजनीति से प्रेरित कार्रवाई बता रहे हैं, सबूतों को झूठा बता रहे हैं। वो बाला साहब ठाकरे की कसम खा के कह रहे हैं कि वो किसी घोटाले में शामिल नहीं है, लेकिन इस सब के बीच में ईडी की कार्रवाई जारी है और बार बार बुलाने पर, बार बार समन भेजने पर भी वो ईडी के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुए थे। इसलिए ईडी आज घर ही पहुंच गई है। लगातार जो उनसे पूछताछ तो जारी है, साथ ही साथ घर की जांच पड़ताल भी की जा रही है। अपडेट हम लगातार आपको देते रहेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।